नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभी की दुनिया एकेडी चैनल में स्वागत है। आज 12 सितंबर 2021 को द हिंदू न्यूज़पेपर के विज्ञान और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विज्ञान सेक्शन को प्रारंभ करते हैं। तो आज के विज्ञान सेक्शन की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है उसका टाइटल है व्हाई कंट्रीज अबैंडन्ड जीरो कोविड स्ट्रेटजी। चलिए इसे पढ़ते हैं। देशों ने जीरो कोविड रणनीति क्यों छोड़ी? जब SARS-CoV-2 वायरस ने पिछले साल की शुरुआत में विश्व स्तर पर फैलना शुरू किया तो मुख्य भूमि चीन की तरह सिंगापुर, वियतनाम, ताइवान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने शून्य कोविड रणनीति अपनाई। लक्ष्य सीमा बंद करने, देश में आने जाने वाले लोगों को छोड़ने, व्यापक परीक्षण और कोविड उपयुक्त व्यवहार के सख्त कार्यान्वयन के माध्यम से लगभग शून्य दैनिक ताजा मामलों का लक्ष्य था। इसने न केवल दैनिक ताजा मामलों को बहुत कम कर दिया, इससे कम मौतें भी हुई और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को बढ़ाया नहीं गया। लेकिन आबादी के एक बड़े प्रतिशत के टीकाकरण के बावजूद इनमें से अधिकांश देशों ने डेल्टा संस्करण के कारण बड़ी संख्या में नए मामलों की रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। कुछ देशों ने अब रणनीति को छोड़ दिया है। द हिंदू को एक ईमेल में बेंगलुरु के पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के महामारी वैज्ञानिक डॉक्टर गिरिधर बाबू बताते हैं कि जीरो कोविड रणनीति अव्यवहारिक और बनाए रखना मुश्किल क्यों है और लक्ष्य के लिए सबसे अच्छी निकास रणनीति क्या हो सकती है। हाल ही में 83% से अधिक आबादी का पूरी तरह से टीकाकरण किए जाने के बावजूद सिंघा ने जीरो कोविड से कोविड रेजिलिएशन रणनीति में एक नाटकीय बदलाव किया है। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने जीरो कोविड दृष्टिकोण को त्याग दिया है। यहाँ तक कि 61% से अधिक पूर्ण टीकाकरण के साथ इजराइल ने हाल ही में दैनिक मामलों में वृद्धि देखी है। ताइवान, वियतनाम और हांगकांग ने भी बड़े मामले आए हैं। तो क्या कोई देश जीरो कोविड प्राप्त कर सकता है और डेल्टा संस्करण के बेतहाशा फैलने के साथ लंबे समय तक बना रह सकता है? शून्य कोविड मामले लंबे समय तक एक उपलब्धि के रूप में मिथक हैं। देश केवल क्षणिक अवधि के लिए ही सफल हो सकते हैं, लेकिन यह टिकाऊ नहीं होगा। कई देश जिन्होंने जीरो कोविड को प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी और अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित किया है, उन्होंने इसे छोड़ दिया है क्योंकि इनमें से प्रत्येक देश लगातार विकसित होने वाले वायरस की चपेट में है। यह देखते हुए कि पूरी तरह से टीका लगाए गए लोग भी डेल्टा संस्करण से संक्रमित हो सकते हैं और संक्रमण फैला सकते हैं, क्या कोई देश अपनी सीमाओं को पूरी तरह से खोलने और सभी आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के बाद लंबे समय तक बिना किसी ताजा दैनिक मामलों के रह सकता है? कोई भी देश अपनी सीमाओं को अस्थायी रूप से बंद नहीं कर सकता। लोगों की किसी भी गतिशीलता के साथ केवल संवेदनशील देशों तक ही पहुंच सकता है। यदि सीमाएं खोल दी जाती हैं और जब आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू हो जाती हैं, तो देश नए मामलों के बिना नहीं रह सकते। केवल द्वीपों और अपेक्षाकृत प्रतिबंधित यात्रा वाले देश ही कम से कम थोड़े समय के लिए वायरस को रोके। निरंतर विकास के कारण कोई नया दैनिक मामला व्यवहारिक नहीं हो जाए, जबकि अन्य देश संघर्ष कर रहे हैं। चीन जैसे बहुत ही कम समय में प्रकोपों को प्रभावी ढंग से समाप्त करने और लगभग शून्य कोविड प्राप्त करने में क्यों सक्षम? चीन ने 4 बार बड़े पैमाने पर परीक्षण लापता मामलों का पता लगाने के लिए देश के बाकी हिस्सों से बीजिंग को पूरी तरह से काट कर उच्च जोखिम वाले लोगों की आमद को कम करने के लिए कड़े प्रतिबंध लगाकर खुद पर बहुत सख्ती अपनाई है। जोखिम क्षेत्र और बहुत सख्त पर अलगाव, इन सख्त उपायों से चीन को कोविड मामलों की संख्या में मदद मिली है, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं है कि इसे कहीं और दोहराया जा सकता है या चीन ने इसे बनाए रखा जा सकता है। इजराइल के कोरोना वायरस सीजर सलमान जरका ने पहले ही वेरिएंट के साथ एक और लहर की चेतावनी दी है। वह चौथी खुराक की बात कर रहे हैं और कहा है कि टीकों से सुरक्षा कम होने को देखते हुए कुछ महीनों में अतिरिक्त खुराक की जरूरत पड़ सके। क्या यह शून्य कोविड खोखलेपन को दर्शाता है? इसका उत्तर सुनिए। टीकों अतिरिक्त खुराक का विचार पूरी तरह से विज्ञान द्वारा समर्थित नहीं है। बूस्टर खुराक की वकालत करने वाले देशों ने ऐसा ज्यादातर देशों की कोविड-19 नियंत्रण की विफल रणनीति, इस्तेमाल किए गए टीके के प्रकार और खुराक और इसके कवरेज और विकसित वायरस के खिलाफ अति संवेदनशील आबादी को रोकने में विफलता के कारण किया है। वायरस के खिलाफ अलग अलग देश विशेष क्रियाएं विफल होने के लिए बाधित हैं। ये देश संक्रमण को थोड़े समय के लिए ही दूर रख सकते हैं, केवल गतिशीलता के कारण बाद में संक्रमित हो सकते हैं। इन देशों के लोगों को हमेशा वायरस के नए नए रूपों में संक्रमित होने का खतरा है। बूस्टर डोज
डोज को लागू करने में कई चुनौतियां हैं। यदि किसी टीके की प्रारंभिक खुराक ने संक्रमण को फैलने से नहीं रोका है तो अतिरिक्त खुराकें भी इस लक्ष्य में सफल नहीं की। अभी के लिए यह सुनिश्चित करना कि हर पात्र व्यक्ति को दुनिया के हर हिस्से में 2 खुराक मिले अधिक महत्वपूर्ण। लागू होने पर भी जनता द्वारा अधिक संख्या में वैक्सीन खुराकों को स्वीकार करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। सफल संक्रमणों के प्रति प्रतिक्रियाशील प्रतिक्रिया और ज्यादातर हल्के मामलों में बूस्टर खुराक की अनुचित मांग होती है। यह वास्तव में किए जाने वाले कार्यों से वैश्विक एजेंडे को पटरी से उतार रहा है। हालांकि चेचक के मामले में उन्मूलन नहीं किया गया है। कई देशों ने मलेरिया और खसरा को समाप्त कर दिया है। एक पूर्व निर्धारित बहुत निम्न स्तर तक केस ट्रांसमिशन कम कर दिया है। क्या किसी देश के लिए कोविड-19 को खत्म करने की दिशा में काम करना संभव है? प्रश्न है ये, उत्तर सुनिए। जब तक यह वायरस दुनिया के किसी भी हिस्से में फलता फूलता है, दुनिया का कोई भी हिस्सा सुरक्षित। अकेले टीकाकरण के माध्यम से कुछ देशों में कोविड-19 उन्मूलन अलग अलग योजनाएं कहीं भी उन्मूलन के करीब नहीं पहुंचेंगी। यहाँ तक कि उन देशों में भी हमें एक वैश्विक नियंत्रण रणनीति की आवश्यकता है और दुनिया के हर हिस्से में वायरस से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर उपलब्ध टीकों की आवश्यकता है। अल्पावधि में वायरस का उन्मूलन एक कठिन कदम है, क्योंकि भले ही कोई देश वायरस को खत्म करने का प्रबंधन करता है, सीमाओं को खोलने से लोगों को वायरस के नए उपभेदों को उजागर किया जाएगा। भले ही देश कोविड उपयुक्त व्यवहार का सख्ती से पालन करने का प्रबंधन करता हो। चूंकि SARS-CoV-2 वायरस ने घरेलू और जंगली जानवरों में नए मेजबान पाए हैं, क्या वायरस को कभी खत्म किया जा सकता है? प्रश्न है, इसका उत्तर सुनिए। जब इस वायरस का उन्मूलन संभव नहीं है तो उन्मूलन का सवाल है। वायरस के उन्मूलन का मतलब है कि इसे पूरी तरह से समाप्त करना होगा। निरंतर विकसित और विषाणु जनित उपभेदों के साथ हम नए पशु मेजबान खोजने वाले वायरस से इनकार नहीं कर सकते हैं। बढ़ती हुई जूनोटिक बीमारियों से मानवता की रक्षा के लिए एक स्वास्थ्य रणनीति अपनाना भविष्य की तैयारी का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। वायरस वर्तमान में तेजी से अधिक पारगम्य, घातक बनने और टीकाकरण या प्राकृतिक संक्रमण द्वारा प्रदत्त सुरक्षा को कम करने के लिए विकसित हो रहा है, तो हम किन परिस्थितियों से वायरस को हानि होते हुए देखेंगे? प्रश्न है, का उत्तर सुनिए। एक बार जब दुनिया के हर हिस्से में अधिग्रहित प्रतिरक्षा और टीकाकरण का संयोजन हासिल कर लिया जाता है, तो यह उम्मीद की जाती है कि अधिकांश क्षेत्र SARS-CoV-2 के लिए स्थानिक हो सकते हैं। एंडेमिक का अर्थ है अपेक्षित या बेस स्तर पर संचरण, माफ कीजिए, निरंतर संचरण। हालांकि यह मुझे बाहर निकलने रणनीति रूप में को लक्षित करने के अलावा कोई विकल्प है। यह देखते हुए कि पूरी तरह से लगाए गए लोग भी संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन गंभीर बीमारी के बढ़ने की संभावना बहुत कम है। क्या हम दैनिक ताजा मामलों के बारे में उपद्रव करना बंद कर सकते हैं और इसके बजाय अस्पताल में भर्ती लोगों की संख्या, गंभीर मामलों की संख्या, ICU बिस्तर पर रहने और मौतों को देखना चाहिए? क्या दैनिक मामलों की पुनः संक्रमण, सफलता संक्रमण और असंक्रमित लोगों मामले के रूप वर्ग किया जाना चाहिए? प्रश्न है, का उत्तर निसंदेह WHO को मामलों नई परिभाषा के साथ शुरुआत करनी चाहिए। सकारात्मक परीक्षण करने वाले लोगों की संख्या के आसपास का भय बंद होना चाहिए। अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता वाले लोगों को प्रतिबंधित करने के लिए मामले की परिभाषा को संबोधित करने का समय आ गया है। अन्यथा स्पर्शों, सफलताओं और सकारात्मकताओं के संयोजन के कारण संख्या बढ़ जाएगी। टीकाकरण अस्पताल में भर्ती होने और उनको रोकता है। हमें पुनः संक्रमणों की रिकॉर्ड करने के अलावा उनके बीच सफल संक्रमणों और अस्पताल में भर्ती होने की लगातार निगरानी आवश्यकता है। हालांकि इस परिभाषा का लक्ष्य गंभीर बीमारी के कारण वाली मौतों और अस्पताल में भर्ती रोकना चाहिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज, जिसका टाइटल है सिंप्लीफाइज ट्रीटमेंट गाइडलाइंस फॉर हाइपरटेंशन। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। WHO उच्च रक्तचाप के लिए उपचार दिशा निर्देशों को सरल करता है। जब कई अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश मौजूद हैं, उनमें से कई उच्च देशों के तृतीयक देखभाल परिप्रेक्ष्य को दर्शाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में उच्च रक्तचाप के औषधीय उपचार के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। हालांकि उच्च रक्तचाप दुनिया के सभी क्षेत्रों में बीमारी, विकलांगता और मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। दुनिया भर में अनुमानित 1.4 बिलियन लोगों को प्रभावित करता है। केवल 14% ही इसे नियंत्रण में रखते हैं। यह स्वास्थ्य प्रणाली के प्रदर्शन में 3 अंतरालों के कारण है। जिन लोगों को उच्च रक्तचाप है, उनमें से कई अनजान हैं। जिन लोगों का पता चलता है, उनमें से कई इलाज पर नहीं हैं, और जिन लोगों का इलाज किया जाता है, उनमें से केवल आधे को ही उनके निर्धारित उपचार पर प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाता है। यदि स्वास्थ्य प्रणाली उच्च रक्तचाप का
का पता लगाने और प्रभावी ढंग से इलाज करने को अपनी क्षमता में सुधार नहीं करती, तो हृदय, मस्तिष्क, गुर्दे और रक्त वाहिकाओं को गंभीर बीमारियां हो सकती। स्वास्थ्य आदतें अपनाएं। उच्च रक्तचाप वाले सभी व्यक्तियों को स्वस्थ रहने की आदतों को अपनाने की आवश्यकता होगी। नमक का कम सेवन करना, अधिक फल और सब्जियों का सेवन करना, शराब से परहेज या सीमित सेवन, नियमित शारीरिक गतिविधि, एक स्वस्थ शरीर के वजन का रख रखाव, पर्याप्त पानी की खपत, अच्छी नींद और तनाव में कमी। इसके अलावा कई लोगों को रक्तचाप के पर्याप्त नियंत्रण के लिए दवाओं की आवश्यकता होगी। हालांकि WHO दिशा निर्देश विशेष रूप से दवा उपचार को संबोधित करते हुए मेरी अध्यक्षता में एक अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह तैयार किया गया था। प्रकाशित वैज्ञानिक अनुसंधान की ताकत का आकलन करने के अलावा हमने नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य प्रणाली प्रबंधकों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, रोगियों और समुदायों के दृष्टिकोणों पर भी किया। जबकि उच्च रक्तचाप के प्रबंधन पर कई अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश मौजूद हैं, उनमें से कई उच्च आय वाले देशों के तृतीयक देखभाल परिप्रेक्ष्य को दर्शाते हैं। प्रभावी उच्च रक्तचाप नियंत्रण को सक्षम और निरंतर प्राथमिक देखभाल पर केंद्रित होना चाहिए। प्रारंभिक पहचान और दीर्घकालिक प्रबंधन दोनों के लिए दिशा निर्देशों को भी विभाजित किया गया है कि क्या उच्च रक्तचाप का उपचार अकेले रक्तचाप के मूल्यों के आधार पर शुरू किया जाना चाहिए या एक व्यापक जोखिम मूल्यांकन पर जो उम्र, लिंग, धूम्रपान की स्थिति, शरीर द्रव्यमान, पूर्व हृदय रोग, मधुमेह और रक्त कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को ध्यान में रखें। हालांकि ये उपाय अनुकूलित भविष्य के जोखिम मूल्यांकन के लिए उपयोगी हैं। इस तरह के विस्तृत प्राथमिक मूल्यांकन पर जोर देने के लिए विभिन्न प्रयोगशाला परीक्षणों की आवश्यकता होती है, जिससे उपचार शुरू होने में देरी हो सकती है और प्राथमिक देखभाल में नुकसान बढ़ सकता है। दिशा निर्देशों को लाभ को अधिकतम करना चाहिए और रोगियों को नुकसान और असुविधा को कम करना चाहिए। दवा उपचार के लाभ का मूल्यांकन स्वास्थ्य परिणामों पर किया गया था, जिसमें निम्न शामिल थे: रक्तचाप नियंत्रण, किसी भी कारण से मृत्यु, हृदय मृत्यु दर, दिल का दौरा, मस्तिष्क रोग, दिल की विफलता और उन्नत गुर्दे की बीमारी। कार्यान्वयन की व्यवहार्यता पर स्वास्थ्य प्रणाली के दृष्टिकोण के साथ उपलब्ध और आसुत साक्ष्य के आधार पर सिफारिशों को वर्गीकृत किया गया था। का उद्देश्य साक्ष्य सूचित, स्थितिजन्य रूप से अनुकूलनीय, संसाधन अनुकूलन, परिचालन रूप से संचालन योग्य और इक्विटी को बढ़ावा देने वाले दिशा निर्देशों को विकसित करना था, जिन्हें विभिन्न स्वास्थ्य प्रणाली क्षमताओं के बावजूद सभी देशों में लागू किया जा सकता है। सुझाई गई उन सभी वयस्कों के लिए दीक्षा की सिफारिश की गई थी जिनके रक्तचाप रीडिंग मजबूती से मापी गई। ऊपरी स्तर सिस्टोलिक के लिए पारे के 140 मिलीमीटर से अधिक या निचले स्तर डायलोसिक के लिए 90 मिलीमीटर से अधिक। हालांकि कार्डियोवैस्कुलर बीमारी, मधुमेह या क्रोनिक किडनी के पूर्व इतिहास वाले व्यक्तियों के लिए सिस्टोलिक दबाव 130 मिलीमीटर से अधिक होने पर उपचार शुरू किया जाना चाहिए। नैदानिक और प्रयोगशाला मूल्यांकन के आधार पर हृदय रोग के विकास के उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों के लिए समान सीमा की सलाह दी जाती है। उच्च रक्तचाप के निदान के समय प्रयोगशाला परीक्षण किए जाने चाहिए। हालांकि यदि परीक्षण सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं हैं और परीक्षणों में देरी होने की संभावना है, तो उपचार एक अपेक्षाकृत सुरक्षित दवा अम्लोदीपन, एक लंबे समय तक काम करने वाले कैल्शियम चैनल अवरोधक के साथ शुरू किया जा सकता है और फिर परीक्षणों का आदेश दिया जा सकता है। जब परीक्षण पुष्टि करते हैं कि कुछ दवाओं के लिए कोई विरोधाभास नहीं है, सबूत के आधार पर निर्धारित चिकित्सक की दवाओं के 3 वर्ग पेश किए जाते हैं। ये हैं थियाजॉइड मूत्रवर्धक और थियाजॉइड जैसे एजेंट, एंजियोटेंसिन परिवर्तित एंजाइम अवरोधक या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। दोनों रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के विभिन्न स्तरों पर कार्य करते हैं और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स अधिकांश व्यक्तियों में बेहतर नैदानिक परिणाम प्राप्त होते हैं। जब इनमें से किसी भी 2 श्रेणियों की दवाओं को शुरू में उच्च खुराक में एक दवा का उपयोग करने के बजाय मध्यम खुराक में संयोजन में उपयोग किया जाता है, यह क्रिया के 2 अलग अलग लेकिन पूरक तरीकों के संयोजन का लाभ प्रदान करता है और किसी एक दवा की उच्च खुराक के साथ होने वाले दुष्परिणाम। लक्ष्य सभी वयसों में उच्च रक्तचाप 140/90 मिलीमीटर कम करना है। ज्ञात हृदय रोग वाले व्यक्तियों में लक्ष्य 130 मिलीमीटर कम स्टोनिक मान है। यह पुख्ता सबूतों पर आधारित है। कार्डियोवैस्कुलर बीमारी या सह मौजूदा मधुमेह या क्रोनिक किडनी रोग के उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों के लिए लक्ष्य सिफारिश की जाती है। जिन व्यक्तियों में उपचार शुरू किया गया है, का मानसिक रूप से पालन किया जाना चाहिए जब तक लक्ष्य स्तर
प्राप्त हो जाता है। एक बार उस तक पहुंचने के बाद अनुवर्ती 3 से 6 महीने बार संभव हो सकता है। यह सिफारिश की गई है कि नर्स, फार्मासिस्ट जैसे गैर चिकित्सक उच्च रक्तचाप के लिए दवा उपचार प्रदान कर सकते हैं यदि वे उचित प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, निर्धारित अधिकार रखते हैं, विशिष्ट प्रबंध प्रोटोकॉल का पालन करते हैं और चिकित्सक निगरानी करते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्यकर्ता स्वास्थ्य टीम के हिस्से के रूप में रोगी शिक्षा, उच्च रक्तचाप माप और दवाओं के वितरण में सहायता करते हैं। एक एकीकृत प्रबंधन प्रणाली के रूप रक्तचाप नियंत्रण में सुधार के टेली मॉनिटरिंग और घर या समुदाय आधारित स्वास्थ्य देखभाल को प्रोत्साहित किया जाता है। विभिन्न स्वास्थ्य प्रणालियों में कार्यान्वयन के व्यावहारिक पहलुओं को समायोजित करते हुए ये दिशा निर्देश साक्ष्य के एक मजबूत वैज्ञानिक फ्रेम के भीतर स्थित हैं। निम्न और मध्यम आय वाले देशों जिनके अनियंत्रित उच्च रक्तचाप के परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य पर सबसे अधिक बोझ पड़ता है, वो उच्च आय वाले देशों के लिए तैयार किए गए दिशा निर्देशों के बजाय इन दिशा निर्देशों को लागू करना आसान होगा। ये बातचीत थी प्रोफेसर के श्रीनाथ रेड्डी जी के साथ, जो एक हृदय रोग विशेषज्ञ और महामारी विशेषज्ञ हैं और भारत के पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। व्यक्त किए गए विचार इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। पढ़ते हैं अगली न्यूज, जिसका टाइटल है वाटर मैनेजमेंट सिस्टम फॉर टॉक्सिक टेक्सटाइल इफ्लुएंट्स डेवलप्ड। चलिए इसे पढ़ते हैं। विषाक्त वस्त्र अपशिष्टों के लिए बेहतर जल प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है। भारतीय शोधकर्ताओं ने एक बेहतर जल प्रबंधन प्रणाली विकसित की है जो कपड़ा उद्योगों से डाई अपशिष्ट जल का पूरी तरह से पुनः उपयोग कर सकती है, इसकी विषाक्तता को समाप्त कर सकती है और इसे घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए उपयुक्त बना सकती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने 9 सितंबर को कहा, यह जल उपचार लागत को कम कर सकता है और शुष्क क्षेत्रों में पानी के पुनः उपयोग की सुविधा प्रदान करता है। प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक उपचार से युक्त अपशिष्ट जल के लिए वर्तमान 3 चरण उपचार प्रक्रिया जहरीले औद्योगिक अपशिष्ट जल का उपचार करने में असमर्थ है। उच्च लागत औद्योगिक अपशिष्ट डाई आधारित में रंग और गंध गुणों के लिए स्टैंड अलोन उन्नत ऑक्सीकरण प्रक्रिया AOP उपचार तकनीक निर्धारित सरकारी मानकों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हो सकती है और AOP की उच्च लागत के कारण भी सीमित है, जिसमें रासायनिक की निरंतर आपूर्ति शामिल है। यह सिंथेटिक औद्योगिक रंगों और चमचमाते रंग और गंध को दूर नहीं कर सकता है, जिसका पारिस्थितिक संतुलन विशेष रूप से जलीय जीवन पर लंबे समय तक चलने वाले कार्सिनोजेनिक और विषाक्त प्रभाव पड़ता है। इस विषाक्तता को दूर करने के लिए AOP तकनीक के साथ एक उन्नत समाधान की आवश्यकता है। इस दिशा में काम करते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के शोधकर्ताओं ने मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर और MBM कॉलेज जोधपुर के साथ मिलकर एक संशोधित AOP समाधान विकसित किया है। संशोधित प्रक्रिया, यह पूरी तरह से संशोधित उपचार प्रक्रिया जिसमें प्राथमिक खुराक चरण शामिल हैं, इसके बाद रेत निस्पंदन चरण, एक और AOP और बाद में कार्बन निस्पंदन चरण शामिल हैं। यह पारंपरिक प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक प्रक्रियाओं की आवश्यकता को समाप्त करता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिकतम रंग हटाया जाता है और अंतर्देशीय जल निर्वहन मानकों को पूरा करता है। DST वाटर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव WTI ने इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग INAE के साथ मिलकर लक्ष्मी टेक्सटाइल प्रिंट्स जयपुर के सहयोग से पायलट स्तर पर इस तकनीक के विकास का समर्थन किया। जीरो डिस्चार्ज जल प्रबंधन प्रणाली को लक्षित करने वाली अत्यधिक उन्नत AOP तकनीक का उपयोग करने और घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए 10 किलो लीटर प्रतिदिन की दर से औद्योगिक डाई अपशिष्ट जल के पूर्ण पुनः उपयोग के लिए किया जा रहा है। कपड़ा अपशिष्टों के जहरीले और अत्यधिक कैंसरकारी औद्योगिक रंगों का उपचार इस AOP तकनीक का उपयोग करके अपशिष्ट जल से अघुलनशील कार्बनिक पदार्थों को नीचा दिखाने और खनिज करने के लिए किया जाता है। कम लागत वाला समाधान, यह मौजूदा उपचार संयंत्र प्रक्रियाओं का एक सीधा प्रतिस्थापन है और इसमें एसिड संशोधित मिट्टी पर डाई सोखना का कम लागत वाला समाधान होता है। इसके
बाद एक फोटोकैलेटिक दृश्य प्रकाश फिल्टर और एक अद्वितीय कार्बन और पैन पॉलीएक्रिलियोनिट्राइल नैनो के भीतर एक फोटोकेमिकल प्रतिक्रिया चरण होता है जिसे मैट फाइबर निस्पंदन प्रक्रिया कहते हैं। प्रायोगिक आधार पर स्थापित होने के बाद यह औद्योगिक अपशिष्ट जल का उपचार करता है। प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप राजस्थान के पानी की कमी वाले क्षेत्रों में जल उपचार के लिए पारंपरिक प्रक्रियाओं, विशेष रूप से कीचड़ निपटान की उच्च लागत के कारण से होने वाली उपचार लागत का 50% की वसूली हुई है। इसके अलावा मौजूदा औद्योगिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस संयंत्र को 100 किलोलीटर प्रतिदिन की क्षमता तक बढ़ाने का काम चल रहा है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अगली न्यूज टाइटल है शेप शिफ्टर्स। चलिए इसे पढ़ते हैं। शेप शिफ्टर्स, जलवायु परिवर्तन के कारण जानवरों में क्या परिवर्तन हो रहे हैं? प्रश्न है, इसका उत्तर सुनिए। जलवायु परिवर्तन न केवल इंसानों बल्कि जानवरों को भी प्रभावित करता है। एक गर्म ग्रह के अनुकूल होने में कुछ गर्म रक्त वाले जानवर आकार बदल रहे हैं और अपने शरीर के तापमान को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए बड़ी चोंच, पैर और कान प्राप्त कर रहे हैं। पक्षियों में विशेष रूप से मजबूत आकार बदलने की सूचना मिली है। ऑस्ट्रेलियाई तोते की कई प्रजातियों ने 1871 के बाद से बिल के आकार में औसतन 4 से 10% की वृद्धि की है। यह प्रत्येक वर्ष गर्मियों के तापमान के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध है। उत्तरी अमेरिका डार्क आइड जंकोस, एक प्रकार का छोटा सॉन्ग बर्ड, ठंडे वातावरण में बढ़े हुए बिल आकार और अल्पकालिक तापमान चरम के बीच एक लिंक था। स्तनधारी प्रजातियों में भी परिवर्तन की सूचना मिली है। शोधकर्ताओं ने लकड़ी के चूहों में पूंछ की लंबाई बढ़ने की सूचना दी है। नकाबपोशों में पूंछ और पैर के आकार में वृद्धि हुई है। शोधकर्ता पिछले 100 वर्षों से 3D स्कैनिंग संग्रहालय पक्षी नमूनों द्वारा पहली बार ऑस्ट्रेलियाई पक्षियों में आकार बदलने की जांच करने की योजना बना रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में डीकिन विश्वविद्यालय के पक्षी शोधकर्ता सारा राइडिंग ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, अब तक हमने जो उपांग आकार देखा है वह काफी छोटा है, 10% से कम, इसलिए परिवर्तन तुरंत ध्यान देने योग्य नहीं है। हालांकि कान जैसे प्रमुख उपांगों के बढ़ने की भविष्यवाणी की गई है। आकार बदलने का मतलब यह नहीं है कि जानवर जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहे हैं और यह सब ठीक है। इसका सीधा सा मतलब है कि वे इसे जीवित रहने के लिए विकसित कर रहे हैं, लेकिन हमें यकीन नहीं है कि इन परिवर्तनों के अन्य पारिस्थितिक परिणाम क्या हैं या वास्तव में सभी प्रजातियां बदलने और जीवित रहने में सक्षम हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। अगली न्यूज, इसका टाइटल है स्नैपशॉट्स। इस स्नैपशॉट्स में बताया गया है पतंगों के बारे में। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। कुछ रेशमी पतंगों के पंख बाकी पंखों के तुलना में ध्वनि को अधिक तीक्ष्ण रूप से परावर्तित करते हैं। इको लोकेशन का उपयोग करने वाले चमगादड़ के शरीर की तुलना में पंख पर हमला करने की अधिक संभावना होगी, जिससे पतंगे की जान बच जाएगी। करंट बायोलॉजी में प्रकाशित यह अध्ययन एंटी रडार आर्किटेक्चर पर प्रकाश डालता है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। अगली न्यूज, जिसका टाइटल है फिफ्थ फोर्स। चलिए, पांचवा बल। विज्ञान में एक पेपर में वर्णित एक उपन्यास प्रयोग पांचवें बल या युकावा बल कहलाता है। एक घटक जो 4 ज्ञात मौलिक ताकतों से परे मानक मॉडल के कुछ विस्तार में भूमिका निभाता है: कमजोर, मजबूत, विद्युत चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। अब जिसका टाइटल है फोर टेलिंग स्टॉर्म्स। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। भविष्यवाणी तूफान। साइंस में प्रकाशित नए शोध से पता चलता है कि घातक बाउंडर से पहले बादलों के बर्फ के ढेर के पीछे हाइड्रोलिक जंप हो सकता है। यह वैसा होता है जब पानी की धाराएं बांध की ढलानों पर आसानी से बह जाती हैं, लेकिन धीमे पानी में शामिल होने पर अचानक झाग में बदल जाती। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर।
न्यूज इसका टाइटल है प्रॉमिसिंग स्टार्ट। चलिए इसे पढ़ते हैं। आशाजनक शुरुआत। सबसे बड़ी डायरेक्ट एयर कार्बन कैप्चर सुविधा ओरका ने आइसलैंड में परिचालन शुरू किया। यह कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को हवा से खींचेगा और जमीन में फंसाएगा। यह प्रति वर्ष 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड की दर से ऐसा करेगा जो कि दुनिया 4 सेकंड में जारी करेगी। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। अब हम पहुंच चुके हैं अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों की ओर, जिसकी सबसे बड़ी हेडलाइन है विल द न्यू स्कीम हेल्प टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। क्या नई योजना से कपड़ा उद्योग को मदद मिलेगी? सरकार ने इस क्षेत्र के लिए क्या घोषणा की है और क्या यह निर्माताओं को वैश्विक खिलाड़ियों के साथ तालमेल बिठाने में मदद करेगी? तो इसे जानने से पहले अब तक की कहानी जान लीजिए। कपड़ा क्षेत्र के लिए पहली बार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना को मंजूरी देने के 10 महीने बाद कपड़ा मंत्रालय द्वारा उद्योग से सुझावों को शामिल करने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 सितंबर को इसे मंजूरी दे दी। 10,683 करोड़ रुपए के कुल बजटीय परिव्यय के साथ सरकार ने उद्योग के मानव निर्मित फाइबर और तकनीकी वस्त्र क्षेत्रों को एक बड़ा प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना को डिजाइन किया है। तो चलिए अब प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है योजना का ब्यौरा क्या है? उत्तर सुनिए। इस योजना का उद्देश्य उन उद्योगों को बढ़ावा देना है जो 64 चुनिंदा उत्पादों के उत्पादन में निवेश करते हैं। उत्पाद लाइनों में मानव निर्मित फाइबर परिधान में 40, मानव निर्मित फाइबर कपड़े में 14 और 10 तकनीकी कपड़ा खंड उत्पाद शामिल हैं। निवेश की अवधि 2 वर्ष है और निवेश के बाद के संचालन के पहले वर्ष के बाद 5 साल के लिए प्रोत्साहन का भुगतान किया जाएगा। यह योजना 2 तरह के निवेश के लिए है। पहली इकाई में संयंत्र, मशीनरी, उपकरण और सिविल कार्यों में न्यूनतम 300 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है, जिसे संचालन शुरू होने के बाद न्यूनतम 600 करोड़ रुपए का कारोबार दर्ज करना होगा। दूसरा न्यूनतम 100 करोड़ रुपए के लिए, जहां व्यवसाय 200 करोड़ रुपए का न्यूनतम कारोबार प्राप्त करता है। इस प्रकार प्रोत्साहन निवेश और कारोबार के संयोजन पर आधारित है, जबकि योजना के अधिसूचित होने के बाद 64 विशिष्ट उत्पादों के वितरण की घोषणा होने की उम्मीद है। अधिकारियों को इस महीने के अंत तक इसकी उम्मीद है। सरकार ने संकेत दिया है कि उच्च निवेश योजना के लिए प्रोत्साहन टर्नओवर के 15% पर शुरू होगा प्रथम वर्ष और कम टर्नओवर योजना के मामले में 11% दोनों योजनाओं के लिए अगले 4 वर्षों में प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष में धीरे धीरे 1% की कमी। आकांक्षी जिलों, टियर 3, टियर 4 कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। अगला प्रश्न है मानव निर्मित फाइबर पर जोर क्यों? उत्तर सुनिए। यह योजना मानव निर्मित फाइबर खंड पर केंद्रित है ताकि भारतीय कपड़ा और वस्त्र क्षेत्र को वैश्विक कपड़ा व्यापार में अपना प्रमुख स्थान हासिल करने में सक्षम बनाया जा सके। वर्तमान में कपड़ा और कपड़ों के उत्पादों का भारतीय उत्पादन और निर्यात काफी हद तक कपास आधारित है। 2018-19 में जबकि भारतीय कपड़ा और कपड़ों का निर्यात लगभग 30 बिलियन डॉलर था, 1/3 से भी कम मानव निर्मित फाइबर आधारित था। इसके विपरीत चीन द्वारा कुल कपड़ा और कपड़ों के निर्यात का अनुमान है कि लगभग 80% मानव निर्मित फाइबर आधारित है। इसी तरह कुल वैश्विक फाइबर निर्माण और खपत का 70% मानव निर्मित फाइबर से संबंधित है, जबकि भारत में यह खपत लगभग 35% है। वार्षिक कपड़ा और कपड़ों का निर्यात पिछले 7 वर्षों में काफी हद तक स्थिर रहा है और 30 बिलियन डॉलर से लेकर 35 बिलियन डॉलर की सीमा में अटका हुआ है। इस क्षेत्र में वैश्विक व्यापार में भारत का 6ठा स्थान है। इसके अलावा हाल के वर्षों में बांग्लादेश और वियतनाम सहित देशों ने वैश्विक कपड़ा व्यापार के मानव निर्मित फाइबर खंड में एक बड़ा हिस्सा हासिल किया है, जिससे भारत के लिए नीतिगत समर्थन प्रदान करना और भी महत्वपूर्ण हो गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना रहे। हालांकि योजना के लिए पात्र उत्पादों की अंतिम सूची अभी अधिसूचित नहीं की गई है। यह उम्मीद की जाती है कि विश्व स्तर पर व्यापारित मानव निर्मित फाइबर उत्पाद लाइनों में से अधिकांश, जिसमें भारत की हिस्सेदारी 5% से कम है, को कवर किया जाए। अगला प्रश्न, यह जूट कैसे पारंपरिक वस्त्रों को प्रभावित करेगा? का उत्तर सुनिए। यह योजना पारंपरिक
कपड़ा खंड जैसे जूट या कपास को प्रभावित नहीं करेगी। इसमें न्यूनतम निवेश सीमा और चुनिंदा उत्पाद लाइनें हैं और इसलिए सीमित संख्या में खिलाड़ियों को लक्षित करता है। पारंपरिक क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और बड़े पैमाने के संचालन में बड़ी संख्या में उद्योग फैले हुए हैं। वे उन क्षेत्रों में निवेश और विकास करना जारी रखेंगे जिनमें वे मजबूत हैं। अगला प्रश्न, क्या इस योजना से आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी? उत्तर सुनिए। 2018-19 के दौरान मानव निर्मित फाइबर कपड़ों का आयात पिछले वर्ष की तुलना में 39% बढ़ा, जबकि मानव निर्मित फाइबर यार्न, कपड़े और मेडअप का आयात 16% बढ़ा। सरकार द्वारा हाल ही में विस्कोस स्टेपल फाइबर और प्यूरिफाइड टेरेफ्थैलिक एसिड पर डंपिंग रोधी शुल्क को हटाने के साथ अधिकांश मानव निर्मित फाइबर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर भारत में उपलब्ध हैं। उत्पादन में भी निवेश करने के लिए प्रोत्साहन के साथ मानव निर्मित फाइबर मूल्य वर्धित उत्पादों के भारतीय विनिर्माण में वृद्धि की उम्मीद है और इस प्रकार चीन और बांग्लादेश जैसे देशों से विशेष रूप से मानव निर्मित फाइबर परिधान और कपड़े के आयात में कमी आएगी। आगे क्या छिपा है? सरकार ने कहा कि वह योजना 19 करोड़ रुपए के नए निवेश को आकर्षित करने और 7.5 लाख नौकरियां पैदा करने में मदद करेगी। उम्मीद यह है कि यह उद्योगों को चुनिंदा उत्पाद लाइनों में नए निवेश करने और क्षमता बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। वैश्विक खुदरा ब्रांड जो भारत में मौजूद हैं और अन्य देशों से मानव निर्मित फाइबर आधारित परिधानों की सोर्सिंग कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर वस्त्र उपलब्ध होने के बाद भारत से सोर्सिंग शुरू करने की संभावना है। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त होती है। बढ़ते हैं अगले अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न की ओर। का अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है ई सेफ्टी फॉर किड्स। चलिए इसे पढ़ते हैं। बच्चों के लिए ई सुरक्षा। यूके का तकनीकी गोपनीयता कोड दुनिया भर में डिजिटल स्पेस मानदंडों को कैसे प्रभावित करेगा? तो इसे जानने से पहले अब तक कहानी जान लीजिए। पिछले हफ्ते यूके सरकार ने डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2018 में संशोधन के रूप में आयु उपयुक्त डिजाइन कोड या बच्चों के कोड को लागू किया, जो नियमों के एक सेट को संचालित करता है जो बच्चों के लिए डिजिटल स्पेस का उपयोग सुरक्षित बनाएगा। जबकि कोड आधिकारिक तौर पर केवल यूके में लागू है, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसी बड़ी टेक कंपनियों ने बच्चों के लिए सुरक्षा नियमों को कड़ा कर दिया है और प्रचारकों को उम्मीद है कि यह विश्व स्तर पर आदर्श बन जाएगा। प्रश्न है, बाल संहिता क्या है? उत्तर सुनिए। चिल्ड्रंस कोड ऑनलाइन सेवाओं के लिए एक डेटा सुरक्षा कोड है जो बच्चों द्वारा एक्सेस किए जाने की संभावना है। जैसा कि राइट्स फाउंडेशन, जिसने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, ने कहा, इसमें कंपनियों द्वारा बच्चों के डेटा को एकत्र करने, साझा करने और उपयोग करने के तरीके को पूरी तरह बदलने की क्षमता है, जिससे उन्हें डिफ़ॉल्ट रूप में बच्चों को उच्च स्तर की गोपनीयता सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता होती है। यह ऑनलाइन सेवाओं के लिए 15 मानक निर्धारित करता है, जिसमें ऐप्स, गेम, खिलौना और डिवाइस और यहाँ तक कि समाचार सेवाएं भी शामिल हैं। जब तक सेवा प्रदाता यह साबित करने में सक्षम नहीं हो जाता कि बच्चे सेवा का उपयोग बिल्कुल नहीं करते हैं, तब तक संहिता के अनुसार परिवर्तन करने पर विचार करना आवश्यक है। ऑनलाइन बच्चों के लिए क्या खतरे हैं? प्रश्न है, इसका उत्तर सुनिए। राइट्स और लिविंग रियलिटी द्वारा किए गए शोध में बताया गया है कि सोशल मीडिया प्रोफाइल बनने के 24 घंटों के भीतर बच्चों को ग्राफिक सामग्री के साथ लक्षित किया जा रहा था। इसने डिजिटल सेवाओं के डिजाइन और बच्चों को ऑनलाइन होने वाले जोखिमों के बीच मार्ग स्थापित किया। राइट्स के अनुसार यह दर्शाता है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसी सेवाएं बच्चों को, जिनमें से कुछ 13 वर्ष से कम उम्र के हैं, हानिकारक सामग्री की एक धारा के साथ खाता बनाने के लिए 24 घंटों के भीतर सीधे लक्षित होने की अनुमति दे रहा है। बच्चों की उम्र जानने के बावजूद कंपनियां वयस्क अजनबियों से अवांछित संपर्क को सक्षम कर रही हैं और हानिकारक सामग्री की सिफारिश कर रही हैं, जिसमें खाने के विकार, अत्यधिक आहार, आत्म नुकसान और आत्महत्या के साथ साथ यौन इमेजरी और विकृत शरीर की छवियों से संबंधित सामग्री शामिल हैं। आगे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भले ही बच्चों को जोखिम में डालने के इरादे से सेवाओं की कल्पना नहीं की गई थी, लेकिन वह किसी भी तरह से बग या कोड में गलतियां नहीं हैं जो सेवा प्रदाताओं के लिए अनजाने में ऐसी त्रुटियों को बच्चों पर हावी होने देती है। यह बग नहीं बल्कि विशेषताएं हैं।
लिविंग रियलिटी ने इंजीनियरों और डिजाइनरों का साक्षात्कार लिया, जिन्होंने समझाया कि वे जुड़वा गतिविधि और अनुयायियों को अधिकतम करने के लिए डिजाइन करते हैं, राजस्व के 3 चालक बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए नहीं। यूके के सूचना आयुक्त एलिजाबेथ डेनहम ने कहा, डेटा उन डिजिटल सेवाओं के केंद्र में है जो बच्चे हर दिन उपयोग करते हैं। जिस क्षण से कोई युवा ऐप खोलता है, कोई गेम खेलता है या वेबसाइट लोड करता है, डेटा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। सेवा का उपयोग कौन कर रहा है, वे इसका उपयोग कैसे कर रहे हैं, कितनी बार, कहां से, किस डिवाइस पर, वह सब जानकारी तब उन तकनीकों को सूचित कर सकती है जिनका उपयोग युवा लोगों को सेवाओं का उपयोग करने में अधिक समय बिताने के लिए उस सामग्री को आकार देने के लिए किया जाता है जिससे उन्हें जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उनके द्वारा देखे जाने वाले विज्ञापनों को तैयार किया जाता है। सभी लाभों के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था बच्चों को प्रदान कर सकती है। हम वर्तमान में उनके सीखने और तलाशने और खेलने के लिए एक सुरक्षित स्थान नहीं बना रहे हैं। अगला प्रश्न, संहिता किस पर लागू होती है? इसका उत्तर सुनिए। राइट्स के अनुसार संहिता सूचना समाज सेवाओं पर लागू होती है जिन तक बच्चों की पहुंच होने की संभावना है। ISS की परिभाषा है, सामान्य रूप से पारिश्रमिक के लिए प्रदान की जाने वाली कोई भी सेवा दूरी पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से और सेवाओं के प्राप्तकर्ता के व्यक्तिगत अनुरोध पर। इसमें ऐप्स शामिल हैं, कार्यक्रम खोज इंजन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन संदेश या इंटरनेट आधारित वॉइस टेलीफोनी सेवाएं, ऑनलाइन बाजार, सामग्री स्ट्रीमिंग सेवाएं जैसे वीडियो, संगीत या गेमिंग सेवाएं, ऑनलाइन गेम, समाचार या शैक्षिक वेबसाइटें और इंटरनेट पर उपयोगकर्ताओं को अन्य सामान या सेवाओं की पेशकश करने वाली कोई भी वेबसाइट, जुड़े खिलौनों और अन्य जुड़े उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं भी ISS हैं। यह कोड यूके स्थित कंपनियों और गैर यूके कंपनियों पर लागू होता है जो देश में बच्चों के डेटा का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, क्या भारत में बच्चों को संहिता से लाभ होगा? इसके उत्तर में सुश्री डेनहम कहती हैं, यह बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में निहित है जो बच्चों को उनके जीवन के सभी पहलुओं में विशेष सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को पहचानता है। यूके में स्थित ऑनलाइन सुरक्षा विशेषज्ञ जॉन कैर ने अपने ब्लॉग पर कहा कि UNCRC ने एक अतिरिक्त सामान्य टिप्पणी रखी है जो एक डिजिटल वातावरण के संदर्भ में बाल अधिकारों को देखता है। यदि तकनीकी दिग्गज अपने सुरक्षा ढांचे को सार्वभौमिक बनाते हैं तो दुनिया भर के बच्चों को संहिता से लाभ होगा। हालांकि बाल अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि अब समय आ गया है कि भारत सरकार बाल सुरक्षा को अपने सोशल मीडिया एजेंडे में शामिल करे। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। पढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। न्यूज जिसका टाइटल है, व्हाई इज द निपाह's रिटर्न इन केरला अ कॉज फॉर कंसर्न। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। केरल में निपाह की वापसी चिंता का विषय क्यों है? यह कैसे फैलता है? क्या इस उभरती जूनोटिक बीमारी का कोई इलाज है? तो इसे जानने से पहले अब तक की कहानी जान लेते हैं। केरल ने कोझिकोड के उत्तरी जिले में निपाह वायरस से संक्रमण के एक मामले से एक मौत की सूचना दी है। मई-जून 2018 में जिले में 18 पुष्ट मामले और 17 प्रयोगशाला पुष्टि हुई मौतें हुई थीं। इस बार मरने वाले 12 वर्षीय लड़के के प्राथमिक संपर्कों में से 274 लोगों की पहचान की गई, जिनमें से 68 ने नकारात्मक परीक्षण किया है। लड़के के परिवार के 3 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले करीब 15,000 लोगों का भी लक्षणों के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। प्रश्न है, क्या प्रकोप अक्सर हुए हैं? निपाह वायरस को उभरती हुई जूनोटिक बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ यह है कि यह रोगाणुओं के कारण होती है जो जानवरों और लोगों के बीच फैलते हैं। इसे पहली बार सितंबर 1998 से 1999 तक मलेशिया और सिंगापुर में 276 मामलों में एक बड़े प्रकोप के रूप में पहचाना गया था। 2018 में केरल के प्रकोप से पहले बांग्लादेश में कई प्रकोप भारत में फैल चुके हैं। खासकर 2001 और 2007 में सिलीगुड़ी और नादिया में, पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में प्रकोप के दौरान वायरस से अस्पताल में भर्ती मरीजों के संपर्क में आने से 33 स्वास्थ्यकर्ता और अस्पताल के आगंतुक बीमार हो गए थे। इन दो जिलों में प्रकोप में कम से कम 50 लोग मारे गए
71 मामले थे। केरल में 2018 के प्रकोप में संक्रमण की पुष्टि करने वाले पहले व्यक्ति के परिवार के 4 लोगों ने इस बीमारी के साथ दम तोड़ दिया। प्रश्न है, वायरस की उत्पत्ति कहां से होती है? उत्तर सुनिए। निपाह वायरस NIV को अत्यधिक रोगजनक पैरामाइक्रोवायरस के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उसे संभालने के लिए BS4 नामक उच्चतम श्रेणी की सुविधाओं की आवश्यकता होती है। वायरस के लिए प्राकृतिक भंडार पटरोपस जीनस के बड़े फल चमगादड़ हैं। यहाँ से वायरस सूअरों में जा सकता है, जो संक्रमित चमगादड़ द्वारा काटे गए फल खाने के बाद संक्रमित हो सकते हैं। यह भी संभव है कि वायरस बिना सूअरों के चमगादड़ों से मनुष्यों में कूद गया हो, जैसा कि बांग्लादेश में पिछले प्रकोपों में सीधे संपर्क के माध्यम से या चमगादड़ द्वारा दूषित फलों के माध्यम से हुआ था। केरल में कई फलों के बागान हैं जो चमगादड़ की कई प्रजातियों को मेजबानी करते हैं, जबकि जिलों में संक्रमित चमगादड़ हैं या नहीं यह निर्धारित करने के लिए जांच जारी है। अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आया है। 2018 में भी वायरस का पशु स्रोत स्थापित नहीं किया गया था। इस वायरस को रोग के रूप में विकसित होने और प्रकट होने में 6 से 20 दिन लगते हैं। कोरोना वायरस के मामले के विपरीत, जो हवाई है और बड़ी दूरी तक फैल सकता है, निपाह कुशलता से संचारित नहीं होता है। शरीर के तरल पदार्थ और एक संक्रमित व्यक्ति के श्वसन बूंदों के संपर्क में आने से संक्रमण को पकड़ने का सबसे आम तरीका है, जो बताता है कि संक्रमित रोगियों को शरण देने वाले घर या अस्पताल की सुविधाओं को साझा करने वालों को सबसे बड़ा खतरा क्यों? अगला प्रश्न है, लक्षण क्या है और इसका निदान कैसे किया जाता है? इसका उत्तर सुनिए। बुखार, प्रलाप, गंभीर कमजोरी, सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ, खांसी, उल्टी, मांसपेशियों में दर्द, ऐंठन और दस्त के मुख्य लक्षण हैं। मस्तिष्क की सूजन, इंसेफेलाइटिस या सांस की बीमारी भी आम है, इसलिए मृत्यु दर 40% से लेकर 75% तक है। वायरस की घातकता के कारण पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जैसे बहुत कम भारतीय प्रयोगशालाएं सेल कल्चर विधियों का उपयोग करके वायरस को अलग करने के लिए सुसज्जित हैं। हालांकि रक्त या लार के नमूनों में वायरस की उपस्थिति निर्धारित की जा सकती है। इस कोरोना वायरस परीक्षण वाणिज्यिक एंटीबॉडी परीक्षणों में जो सीरम में एंटीबॉडी की उपस्थिति का पता लगाते हैं, वाणिज्यिक प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए RT-PCR जैसे परीक्षणों का उपयोग वायरस का पता लगाने के लिए भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, उपचार प्रोटोकॉल क्या है? वर्तमान में लोगों या जानवरों के लिए कोई ज्ञात उपचार या टीका नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के एक तथ्य पत्र के अनुसार निपाह वायरस रोग के कारण होने वाले इंसेफेलाइटिस के रोगियों में मृत्यु दर को कम करने में एक एंटीवायरल रिबाविरिन की भूमिका हो सकती है। उपचार का जोर लक्षणों के प्रबंधन पर निर्भर करता है। हालांकि इम्यूनोथेरेप्यूटिक उपचार यानी कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी है, जो विकास और मूल्यांकन के अधीन है। ऐसा ही एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी M10.4 ने चरण 1 नैदानिक परीक्षण पूरा कर लिया है और इसका उपयोग अनुकंपा के आधार पर किया गया है। इसके अलावा रोग नियंत्रण और रोकथाम के लिए US सेंटर के अनुसार एंटीवायरल उपचार रेमडेसिविर गैर मानव प्राइमेट में प्रभावी रहा है, जब पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस के रूप में दिया जाता है। कोई स्वीकृत टीके नहीं है, लेकिन हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि एक कोविशील्ड जैसी प्राइमेट यानी कि ग्रीन अफ्रीकन बंदर के एक छोटे समूह की पूरी तरह से रक्षा की है। एक अन्य वैक्सीन उम्मीदवार प्रारंभिक मानव परीक्षणों में रहा है, जिसके परिणाम इस वर्ष के अंत में अनुमित है। के साथ माफ पढ़ते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं सबसे अंतिम अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न की ओर। टाइटल है, व्हाट इज द न्यू फ्रेमवर्क टू शेयर फाइनेंशियल डेटा? चलिए इसे पढ़ते हैं। वित्तीय डेटा साझा करने के लिए नया ढांचा क्या है? RBI ने अकाउंट एग्रीगेटर क्यों लॉन्च किया है? क्या सूचना की आसान उपलब्धता से अर्थव्यवस्था को लाभ होगा? इसे समझने से पहले अब तक की कहानी जान लेते हैं। 2 सितंबर को भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय डेटा को अधिक आसानी से सुलभ कराने के उद्देश्य से खाता एग्रीगेटर फ्रेमवर्क लॉन्च किया। इसके तहत कई फिनटेक संस्थाओं को अकाउंट एग्रीगेटर्स के रूप में काम करने का लाइसेंस दिया गया है। 8 बड़े बैंक भी अकाउंट एग्रीगेटर्स के साथ अपने ग्राहकों के बारे में विभिन्न वित्तीय डेटा साझा करने के लिए सहमत हुए हैं। प्रश्न है, अकाउंट एग्रीगेटर कैसे काम करेगा? उत्तर सुनिए। ढांचा डेटा धारकों और उसके उपयोगकर्ताओं के बीच वित्तीय डेटा का आदान प्रदान करने की अनुमति देगा। RBI ने फोन पे जैसी कई कंपनियों को इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए अकाउंट एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है। अकाउंट एग्रीगेटर बिचौलिए के रूप में कार्य करेंगे, जो एक वित्तीय इकाई से डेटा एकत्रित करेंगे और दूसरे के साथ उसका आदान प्रदान
प्रदान करेंगे। उदाहरण के लिए एक बैंक जो संभावित उधारकर्ता से ऋण आवेदन संसाधित कर रहा है, वह उधारकर्ता के बारे में विभिन्न प्रकार के वित्तीय डेटा तक पहुंच बनाना चाहता है। उधार देने वाला बैंक एक अकाउंट एग्रीगेटर के माध्यम से उधारकर्ता की बचत, पिछले ऋण चुकौती रिकॉर्ड, म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स और बीमा होल्डिंग्स के विवरण तक पहुंच सकता है। हालांकि उधारकर्ता को अपने डेटा को उधार देने वाले बैंक के साथ साझा करने के लिए सहमति देनी होगी। अगला प्रश्न है, इसके क्या फायदे हैं? तो उत्तर सुनिए। फिलहाल किसी व्यक्ति के विभिन्न वित्तीय डेटा कई वित्तीय संस्थाओं के डेटाबेस में बिखरे हुए हैं। जो एक व्यक्ति की बचत और ऋण डेटा बैंक के पास हो सकता है, उसका निवेश डेटा म्यूचुअल फंड के पास हो सकता है, जबकि उसका बीमा डेटा किसी अन्य वित्तीय इकाई के पास हो सकता है। अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के तहत इन सभी डेटा को आसानी से एकत्र किया जा सकता है और व्यक्ति की सहमति से अकाउंट एग्रीगेटर्स के माध्यम से साझा किया जा सकता है। ढांचे के समर्थकों का मानना है कि डेटा की आसानी से उपलब्धता से अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण लाभ होंगे। उनका मानना है कि यह ढांचा वित्तीय संस्थानों को व्यक्तियों की साख का बेहतर मूल्यांकन करने में मदद करेगा और इस प्रकार बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा। भले ही व्यक्तिगत उधारकर्ताओं की साख का आकलन करने के लिए सिबिल जैसे तंत्र पहले से मौजूद हैं, उनका दायरा सीमित है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का पैन नंबर केवल सीमित संख्या में लेनदेन को कैप्चर करता है, जो एक निश्चित न्यूनतम राशि से अधिक मूल्य के होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह ढांचा वित्तीय फर्मों को डेटा की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करेगा, जिसे वे क्रेडिट योग्य आबादी की सेवा करने के लिए और अधिक इच्छुक हो जाएंगे, जिसे उन्होंने पहले अनदेखा किया था। ऐसा माना जाता है कि अकाउंट एग्रीगेटर क्रेडिट योग्य ग्राहकों के लिए अपने वित्तीय डेटा को आसानी से डिजिटल रूप से साझा करने की अनुमति देकर उनके जीवन को आसान बना सकते हैं। व्यापक वित्तीय डेटा की उपलब्धता से वित्तीय संस्थानों को व्यक्तिगत ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप बेहतर उत्पाद पेश करने में मदद मिल सकती है, उन्हें क्रेडिट योग्य आबादी की सेवा करने के लिए और अधिक तैयार करने के लिए, जिन्हें उन्होंने पहले अनदेखा किया था। अगला प्रश्न है, आगे क्या होता है? डेटा चोरी के जोखिमों को देखते हुए व्यक्तियों के वित्तीय डेटा की सुरक्षा का मुद्दा आगे चलकर एक गंभीर चिंता का विषय होगा। व्यक्तियों की गोपनीयता की रक्षा के लिए खाता एग्रीगेटर्स को इनक्रिप्टेड रूप में वित्तीय डेटा प्राप्त करना और साझा करना चाहिए। आरबीआई ने यह भी कहा है कि डेटा स्वामित्व व्यक्तियों के पास रहेगा। अधिक वित्तीय फर्मों के बोर्ड में शामिल होने की उम्मीद है, क्योंकि उनके वित्तीय डेटाबेस तक पहुंच प्रदान करने में उन्हें अन्य फर्मों के डेटाबेस तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलेगी। समय के साथ वित्तीय संस्थान व्यक्तियों के लिए ऋण और अन्य सेवाओं को प्राप्त करने की शर्त के रूप में खाता एग्रीगेटर्स के माध्यम से उपलब्ध डेटा तक पहुंच को अनिवार्य कर सकते हैं। हालांकि रूपरेखा की अंतिम सफलता कई कारकों पर निर्भर करेगी। कुछ लोगों का मानना है कि किसी व्यक्ति का पैन नंबर उसके वित्तीय डेटा तक पहुंचने का एक बेहतर तरीका हो सकता है, क्योंकि यह एक व्यक्ति द्वारा बनाए गए कई खातों के बीच एक सामान्य लिंक के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा वित्तीय फर्म किस हद तक अपने ग्राहकों से व्यापक सूक्ष्म स्तरीय वित्तीय डेटा चाहते हैं और ग्राहकों में अपना डेटा साझा करने का उत्साह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इसी के साथ आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों की समाप्ति होती है और यहीं पर आज के विज्ञान और अक्सर पूछे जाने वाले दोनों सेक्शन भी समाप्त हो जाते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और इसके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलती रहे। तो मिलेंगे आपसे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।